हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सब बच्चे जो मुझे जानते हैं, जो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत भी मुझे देखते हैं या जो जैसे भी जानते हैं, सबकी एक शिकायत कि सर आप 12th पर ही फोकस करते हो, 11th क्लास के लिए आप कोई वीडियो ही नहीं बनाते। तो ज़्यादातर बच्चे मुझसे कहते थे कि सर वीडियो बनाओ 11th के लिए कुछ डालो, 11th के लिए तो कुछ तो पढ़ाओ, हम भी तो बच्चे हैं। मैंने कहा बच्चे आप बच्चे ही नहीं हो, आप तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हो, क्योंकि 11th क्लास में आए हो, यहीं से तो आप अकाउंटिंग असली सीखनी शुरू करोगे। और अगर 11th आपकी जैसे तैसे निकल गई, चल पास हो जाएंगे, और 12th में जाके फिर सोचा कि अब सीरियस हो जाते हैं, तो 11th का कुछ ना कुछ बेसिक तो है जो काम आएगा, क्योंकि 11th से ही तो शुरुआत हो रही है। तो मैंने सोच लिया है कि अब मैं आपके लिए बिना किसी शिकायत के, आपकी कोई शिकायत अब नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं अब आपके लिए रेगुलरली जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, मैं 11th के सारे चैप्टर्स जो न्यूमेरिकल हैं उनकी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी गारंटी दे रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपकी बुक में होंगे, मतलब मैं टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन उठाऊंगा, सीधे सीधी फोटो खींचूंगा, लगाऊंगा और सोल्व कराऊंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं होती 11th क्लास में। 11th क्लास में जस्ट कंसेप्ट आना चाहिए और अपनी बुक के क्वेश्चन करने आने चाहिए, ठीक है। तो इसी सीरीज में जैसे कि अब 11th क्लास के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लानी है मुझे, तो उसी में सबसे पहला चैप्टर मैं आज लेकर आ गया हूं। पहला बोले तो हमारे लिए चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव से तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 1 ही हुआ है। हम इस चैप्टर में आपको अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग इक्वेशन कराने वाले हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। जब हम आगे बढ़ जाते हैं, 5-6 महीने 11th क्लास को पढ़ते हुए हो जाते हैं, तो हम पूछते हैं बेटा बताओ सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है, सबसे इजी चैप्टर कौन सा लगता है? तो बच्चा कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन गुरुजी सबसे ज्यादा इजी लगता है, कि भैया अकाउंटिंग इक्वेशन करवा का क्वेश्चन पूछ लो, सारा करके दिखा देंगे। चलो ठीक है, तो वही चैप्टर जो आपको आसान लगे उसको सिखाना मैं स्टार्ट करूंगा। देखो जी, होता क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो आप पढ़ते हो, इसके अंदर जब भी आपको सीखते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन सीखते वक्त आपको 2 चीजों पर फोकस करना है। और वो 2 चीज कौन सी होंगी? तो एक होगी एसेट्स, एक तो होगी एसेट। अच्छा, मैं काला हो गया बच्चों, मैं काला ही हूं। अच्छा, वो थोड़ा लाइटिंग का इफेक्ट है, मैंने इसलिए डाल रखा है कि आपको ये ज्यादा अच्छा दिखे। मैं तो मेरी आवाज अच्छी आनी चाहिए बस आपको। एक तो आपको एसेट के बारे में पता होना चाहिए, एक आपको लाइबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, जिसको लाइबिलिटीज बोला जाता है। और इसी के साथ साथ मैं लाइबिलिटी का ही एक छोटा बच्चा जिसको कैपिटल बोलते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। आप कहोगे लाइबिलिटी का बच्चा कैपिटल? मैंने कहा हाँ प्यारे बच्चों, जो कैपिटल होती है ना, वो मालिक पैसा देता है बिजनेस को, और एक बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल होता है जो ये कहता है कि मालिक के द्वारा लगाया गया बिजनेस में पैसा भी लाइबिलिटी ही होती है, बस उसको पहचान करने के लिए कैपिटल का नाम दिया जाता है। मतलब बिजनेस में लाइबिलिटी 2 तरीके की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल लाइबिलिटी जो होगी उसको तो हम बोल देते हैं कैपिटल, और एक्सटर्नल जो लाइबिलिटी होती है उन सबको लाइबिलिटी दे देते हैं अलग अलग के, कोई बैंक लोन है, क्रेडिटर है, ऐसा बाहर वालों का उधार, ठीक है। तो उसको लाइबिलिटी में कैपिटल भी होता है। तो इसलिए आप यहां पे जब अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने स्टार्ट करोगे तो वहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि बच्चे एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एसेट वो जो बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही है, लाइबिलिटी वो जो बिजनेस के ऊपर ओब्लिगेशंस हैं, जिम्मेदारियां, टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कैपिटल भी वही है लाइबिलिटी, बस मालिक का पैसा होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब सर हम यहां पे जो पढ़ने वाले हैं वो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा हाँ बच्चों, हम यहां पे जो सीखेंगे वो एसेट इक्वल टू इक्विटी का मतलब लाइबिलिटी, एक मिनट, इक्विटी का मतलब लाइबिलिटी, कौन सी वाली लाइबिलिटी? मालिक की। और मालिक की लाइबिलिटी को भी क्या बोला जाता है? मतलब लाइबिलिटी प्लस लाइबिलिटी। हाँ, बस याद रखना कि ये कैपिटल है, और कैपिटल नाम की लाइबिलिटी इक्विटी या फिर इंटरनल लाइबिलिटी बोली जाती है। तो एसेट को हम डेबिट साइड बोल देते हैं, और कैपिटल और लाइबिलिटी को कौन सी साइड बोल देते हैं? क्रेडिट साइड बोल देते हैं। ये मैंने गूगल पे से जाते हैं ना, गूगल पे, वहां से उठा लिए ये सारी चीजें, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने या जो भी था जिन्होंने भी ये बना के डाला हुआ है, हमारे काम आ रहा है पढ़ाई करने के, ठीक है। इसमें मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मेरी क्रिएटिविटी नहीं है वहां से स्क्रीनशॉट लेकर क्रॉप करके लगाने की, ठीक है। लेकिन हमारे काम की इसलिए है ये कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस, मतलब लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल। तो आप सर हम स्कूल में लाइबिलिटी लिखें या कैपिटल लिखें, तो वो इक्विटी लिखें या कैपिटल, तो आप कैपिटल लिखना, ठीक है जी। तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एक ही बात है। ये दोनों को मिला के क्रेडिट साइड है, और ये वाली साइड डेबिट साइड है। ये वाली बात आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि हम ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट साइड डेबिट साइड है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट, तो एक इफेक्ट डेबिट साइड होगा एसेट साइड, और एक इफेक्ट लाइबिलिटी साइड होगा क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी में भी बाहर वालों की लाइबिलिटी प्लस मालिक की लाइबिलिटी। इतनी बात आपको समझ में आती है? आप कहोगे सर कुछ बताओ और आगे बताओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं,
जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? फॉर्मेट। तो मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। आपने हेडिंग डाली अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप इसका जो फॉर्मेट बनाएंगे उस फॉर्मेट को इस तरीके से बनाना। पहले लिखना सीरियल नंबर, फिर लिखना ट्रांजैक्शंस, फिर लिखना एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये फॉर्मेट बनाया करना जब भी आपको क्वेश्चन करने के लिए आए। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मेट है। सर ये फॉर्मेट क्यों बना रहे हैं? क्या बिना फॉर्मेट के नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। बुक कीपिंग पढ़ा है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, ये सिस्टमैटिक तरीके से होगा। और अगर सिस्टमैटिक तरीके से होगा तो फिर बेटा यही फॉर्मेट बनेगा, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कि सर अगर ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर करना सीखना है तो क्या इसे रट लें? मैंने कहा हाँ फॉर्मेट है, रट लो। फॉर्मेट तो देख के और याद रहना चाहिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा आपको। स्कूल की आंसर शीट में भी जो स्कूल में टेस्ट वगैरह होंगे, पेपर होगा, एग्जाम मतलब एग्जाम देने जाओगे, एनुअल फाइनल एग्जाम या हाफ ईयरली या जो भी होते हैं, उसमें भी आपको फॉर्मेट यही बनाना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो कोई भी क्वेश्चन हुआ करेगा उस ट्रांजैक्शन से हम ये देखा करेंगे कि एक बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा किसके प्रोस्पेक्टिव से की जाती है? बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से की जाती है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों की जाती है? क्योंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल लगता है और बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शन खुद रिकॉर्ड करता है, मालिक की ट्रांजैक्शन को बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करता। अगर मालिक ने बिजनेस से पैसा लिया या मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको भी कैपिटल और ड्रॉइंग नाम दिया जाता है। तो आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो सोचना आपका एक बिजनेस है, उसमें क्या हुआ, क्या आया और क्या गया, और जो भी आया गया होगा उसको एसेट और लायबिलिटी साइड प्लस माइनस करना सीखेंगे। ट्राई करेंगे अभी कुछ क्वेश्चन, उससे आइडिया लगाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आती है? चलो, आप कहोगे सर टाइम मत वेस्ट करो, वैसे ही कम वीडियो डालते हो तो सीधी सीधी सारी काम की बातें करो। मैंने कहा ठीक है बेटा, सारी काम की बातें कर लेता हूं। देखो मैंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओ बेटा सॉरी क्या हो रहा है ये? चलो जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, वापस बढ़ाई कर लेते, छोटा करके क्या ही फायदा हुआ। हाँ जी, तो क्वेश्चन कह रहा है इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। तो मैंने कहा सबसे पहले आप क्या करें, वही वाला फॉर्मेट बनाएं, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। लो जी मैं आपके लिए यहां बनाता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे करके अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डाल दी और हमने लिखा सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसे करके फॉर्मेट बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई? लाइन डंडे तुम खींच लेना। ओके चलो जी, गुरुजी रिकॉर्ड करो। मैंने कहा ओके। देखो पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस की शुरुआत कैश में की गई। तो हमने यहां पे ये सीरियल नंबर 1 डाला, पहली ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा। कितने रुपए से बिजनेस की स्टार्टिंग की गई? 45,000 रुपीज के साथ। तो अब हमें यह देखना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक मालिक ने अगर बिजनेस को शुरू करते वक्त बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पास 45,000 रुपीज कैश आया। आपको देखो मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। अब कैश क्या होती है? वो एसेट होती है, इसको भी आप समझना जरा मेरे पास ध्यान से। चेंज कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा मान लो ये मालिक है। आपने कहा इतना बुरा? मैंने कहा हाँ ये इतना बुरा उस मालिक है। और मान लो ये इसका एक बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये ओनर है। हमें अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अब अगर ये मालिक अपने साथ 45,000 रुपीज लेकर आया और कहता है लो बिजनेस 45,000 रुपीज ले लो, क्या कह रहा है ये? लो बिजनेस 45,000 रुपीज ले लो। मैंने कहा ठीक है भी ले रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ बस, 1 मिनट का टाइम दे देना मुझे, सब ले लूंगा जितना भी यहां पे जो भी चीज लिखी हुई है। हाँ देखो, ओके बिजनेस कहता है लो, सॉरी मालिक कहता है हे बिजनेस लो, मेरी तरफ से, हाथ भी साथ में जा रहा है, देखो हाथ लंबा हो गया इसका,
कहता है लो 45,000 रुपए ले लो। हमने कहा वाह, 45,000 रुपीज दे दिए इसने। अब आप मुझे बताओ, अगर मालिक ने 45,000 रुपीज दिए तो बिजनेस के पास क्या आया? आप कहोगे सर इस बिजनेस में तो हमें कैश नजर आ रहा है 45,000 रुपीज। और क्या प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर जब पढ़ लिया है तो क्या आपको पता है कैश एसेट होती है? तो मतलब बिजनेस में 45,000 रुपीज कैश आया, मतलब बिजनेस में 45,000 रुपीज की एसेट आई। लेकिन साथ ही साथ क्या इस बिजनेस के ऊपर ऐसे पसीने की बूंदें आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी? आप कहोगे पसीने की बूंदें क्यों है? तो बिजनेस कहता है यार ये 45,000 रुपीज आए तो, लेकिन यार मालिक का पैसा है, मालिक का कर्जा भी तो हो गया। अब मुझे बिजनेस चलाना पड़ेगा, इससे प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, मालिक को वापस देना पड़ेगा। तो इसका मतलब बिजनेस कहता है दो बातें हुई, मेरे पास 45,000 कैश आया, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन साथ में मेरे ऊपर 45,000 रुपीज के मालिक के पैसे के नाम की लाइबिलिटी आई, और ऑनर की लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। तो मतलब बिजनेस इसको दो जगह रिकॉर्ड करेगा। एक तो बिजनेस कहेगा मेरे पास कैश आया, तो बिजनेस कहेगा ठीक है जी कैश लिखते हैं। लो बच्चों जरा ध्यान दो, उधर की तरफ ही लिख दूं बैक साइड पे 45,000 रुपीज, तो ये फॉर्मेट भी बना पड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो इधर ही चटका देते हैं इस वाली चीज को। यहां देखो, हमने कहा पहली ट्रांजेक्शन हुई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस कहता है एक तो मेरे पास कैश एसेट, मतलब एसेट के नीचे मैंने नाम भी लिख दिया कैश। बिजनेस कहता है एक तो मेरे पास 45,000 रुपीज आए, लेकिन रुको रुको, मेरे पास 45,000 रुपीज की लाइबिलिटी भी हो गई, लेकिन उस लाइबिलिटी का मैंने नाम दिया क्योंकि वो मालिक का पैसा था, तो 45,000 रुपीज की मेरे पास कैपिटल भी हो गई, एक कैपिटल नाम का उधार हो गया। तो एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट हो गए? दो। एक डेबिट मतलब कैश एसेट, और एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी। और साथ में देखो क्या ये इक्वेशन है, एलएचएस इक्वल, इक्वेशन का मतलब क्या होता था? आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। तो क्या आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है? हाँ जी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब बच्चों हमने इस अकाउंटिंग इक्वेशन की पहली ट्रांजैक्शन को ठीक तरीके से डील कर लिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ट्रांजैक्शन को पकड़ के लाते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन ऐसे लिखी हुई थी, ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500। मैंने अपना खाता खुलवाया बैंक में, मैंने का मतलब बिजनेस ने अपना ही अकाउंट खुलवाया, उसी का रहेगा वो अकाउंट, और उसमें उसने बिजनेस में से 4500 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा चलो चलो करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ऐसा हुआ, बिजनेस के पास 45,000 रुपीज आ गए थे। अब यहां पे बच्चों एक बैंक, क्या है यहां पे? एक बैंक। जो बैंक तो पहले से ही था, अब मैं इसमें खाता खुलवा लिया, ये भी मेरा ही है। चाहे मेरे जेब में कैश हो, चाहे मेरे एटीएम कार्ड में या मेरे अकाउंट में पैसा हो, दोनों ही मेरे ही हैं, दोनों मेरी एसेट ही रहेगी। मैं उसको जब मुझे जहां पैसा खर्च करना होगा, कैश पड़ा है तो कैश निकाल के दे दूंगा, और अगर मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है तो अकाउंट में से ऑनलाइन पे कर दूंगा, है तो मेरा ही। लेकिन डिफरेंस समझो क्या हुआ? हुआ ये कि ये जो 45,000 रुपीज थे, बिजनेस ने 45,000 रुपीज को, ये तो सारा ही सिलेक्ट हो गया, दोबारा करते हैं इसको सिलेक्ट। बिजनेस ने इस 45,000 को में से 4500, कितने? 4500 लिख लेता हूं मैं, इसमें से 4500 रुपीज उठाए, और इस 4500 को ये बिजनेस कहां लेके चल दिया? बैंक में, और बच्चों बैंक में जमा कर दिए। अब आप मुझे बताओ, अगर बिजनेस ने बैंक में 4500 रुपीज जमा कर दिए, तो क्या ये 45,000 का कैश 45,000 रहा होगा, कम हो गया होगा? आप कहोगे सर कम हो गया। मैंने कहा 4500 कम होने से अब ये 40,500 रह गया होगा। लेकिन एक्टिविटी कितनी हुई? दो। यहां से 4500 रुपीज उठा, मतलब कैश कम हो गया, और कहां पहुंच गया? बैंक नाम की एक जगह पर पहुंच गया, जो कि मेरा ही पैसा है। तो मैंने कहा अगर इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना हो तो आप दिखाएंगे डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा किया हमने, बैंक अकाउंट ओपन किया, तो मैंने कहा कैश मेरे पास से निकल गया, ब्रैकेट में दिखाना मतलब माइनस करना, यहां से 4500 कम हो गया, और वापस से एक नई एसेट बन गई, क्योंकि एक नई जगह पैसा पहुंच गया, वो मेरा ही है, वो कोई उधार नहीं है मेरे ऊपर, कोई लाइबिलिटी नहीं है ना उससे मालिक का, कोई मालिक ने नहीं लगाया पैसा, मैंने अपना ही पैसा बैंक में जमा कर दिया। तो मैंने बैंक में 4500 रुपीज जमा कर दिए, इससे एसेट लाइबिलिटी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कहोगे एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस प्लीज, आपने तो कहा था दोनों तरफ बराबर बराबर जाएगा, ये तो गया ही नहीं इधर कुछ भी। मैंने कहा बेटे 4500 4500 4500 माइनस प्लस का मतलब ये कट गया ना प्यारे बच्चे, तो ये भी तो जीरो है, इसलिए इधर भी जीरो, इक्वेशन तो अभी भी बराबर है। आपने कहा है? मैंने कहा हाँ, ऐसे ही तो चलती है अकाउंटिंग। ठीक है, तो बच्चे दो इक्वेशन होने के बाद अब हमसे हमारे ये
अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह ये कहते हैं कि भाई जब दो ट्रांजैक्शन हो जाया करे तो न्यू इक्वेशन बनाया करो। मैंने कहा लो बेटा न्यू इक्वेशन ले लो। क्या सर न्यू इक्वेशन क्या होती है? मैंने कहा बस यही जोड़ घटा कर लिया करो, जुड़ते जुड़ते कैलकुलेटर नहीं है ना तुम्हारे पास, तो जुड़ते जुड़ते ज्यादा ना हो जाए इसलिए इसको यही प्लस माइनस करते हैं। हमने कहा कैश कितना रह गया 40,500, 4,500 अब बैंक में पड़ा है, टोटल अभी भी 45,000 रुपए है 45,000, और हमारे पास कैपिटल के नाम से भी कितने रुपए पड़े हुए हैं 45,000। आपने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा चलो और बताओ इस क्वेश्चन में और क्या बच रहा है। मैं बस आज आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ सर आप काम के बंदे हो। तो उसके बाद जितने ज्यादा आपके कमेंट आएंगे, जितनी ज्यादा आपके अब प्यार मिलेगा मुझे इस वीडियो पे, ऐसे ही लगातार अब फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा कराऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपकी बुक के ही। उसके बाद फिर चैप्टर दर चैप्टर वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, जिससे जितना ज्यादा शेयर होगा, जितने ज्यादा लोग मुझे कहेंगे, बच्चे कहेंगे, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अभी छोटे छोटे हैं और अब अकाउंटिंग सीखना शुरू करेंगे, वो जितना ज्यादा मुझको इंसिस्ट करेंगे कि सर कराओ कराओ कराओ, तभी कराऊंगा प्यारे बच्चों। तो इसके लिए आपको भर भर के प्यार लुटाना है, ठीक है जी। नहीं लुटाया तो कोई बात नहीं, हम तो 12वीं वाले बच्चे लुटाते हैं प्यार, हम उनके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। अगले में लिखा है बोट गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी 11,200। मैं सन एंड कंपनी के पास गया और 11,200 रुपए का सामान खरीद लाया। अब जरा ध्यान से सुनना, कहीं कोई कैश वैश नहीं दिया, कहीं नहीं लिखा कि कैश देके खरीदा या चेक से पेमेंट करी, कुछ नहीं। बस कहते हैं सन एंड कंपनी नाम का कोई बंदा था, उससे 11,200 रुपए का सामान खरीद लिया। अब बेटा जरा ध्यान से सुनो, वापस से चलते हैं अपने उसी बिजनेस पे जिसको चला रहे हैं हम। खुल जाओ भाई, देखो जी ये रहा, हमने अपने 40,500 हमारे खाते, अब बैंक में वो बिजनेस में कैश है और 4,500 बैंक में। यहां पे एक अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है मैसर्स सन एंड कंपनी। इसके पास कुछ गुड्स था, कुछ सामान है इसके पास, और इसकी कीमत 11,200 रुपए है। मैं गया, मैं बिजनेस इसके पास गया, मैंने कहा मुझको ये सामान दे दो, मुझको ये सामान दे दो। इसने कहा ले लो। हम इस सामान को उठा के और अपने बिजनेस में ले आए, लो जी डाल दिया बिजनेस में। तो क्या वो जो सामान में लेकर आया उसको मैं स्टॉक बोलता हूं, गुड्स जो कि मैं सामान लाया और उसको मैं स्टॉक बोलता हूं। स्टॉक का मतलब अब ये मैं इसको बेचूंगा, तो क्या मेरे बिजनेस में एक और चीज आ गई जो मेरे बिजनेस को चलाने में हेल्प करेगी? आपने कहा हाँ, एक स्टॉक तो होना चाहिए, स्टॉक बेचोगे तभी तो कुछ कमाओगे, बिजनेस को चलाने में स्टॉक हेल्प करता है, मतलब स्टॉक मेरी एसेट होती है। तो मेरे पास एक और एसेट आ गई 11,200। पर क्या प्यारे बच्चों, क्या मैंने कोई कैश दिया? क्या मैंने बैंक से पैसा दिया? तो ना कैश कम करना ना बैंक कम करना, बल्कि 11,200 रुपए की चीज लिख देनी है, पॉइंट नंबर 3 डाल के, परचेज गुड्स फॉर कैश, सॉरी परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी। और एक स्टॉक आ गया, एक नई एसेट और आ गई मुझे बेचने के लिए, मेरे पास 11,200, लेकिन बदले में मैंने कुछ भी रुपया नहीं दिया। लेकिन बेटा अगर आपने कोई भी रुपया नहीं दिया तो इसका मतलब क्या ये पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा? वो क्या हमारा फूफा लग रहा है जो हमें फ्री में दे देगा सामान? नहीं, जरूर आप उससे एक वादा करके आए होगे कि मैसर सन एंड कंपनी सुनो, उसने कहा बोलो, कि 11,200 रुपए अभी तो नहीं है, मेरा नया नया बिजनेस है, मैं इस सामान को रखूंगा बिजनेस में, इसको बेचूंगा और 1 महीने बाद आपका पैसा लौटा दूंगा। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं तो बैठे ही सपोर्ट करने के लिए उन न्यू एंटरप्रेन्योर जो आते हैं स्टार्टअप लेके। तो हमने कहा तो हम आपको क्या मान लें? उसने कहा जब तक आप मेरे पैसे नहीं देते आप अपने बिजनेस में मेरा नाम लिख के रख लो, याद रहे आपको कि आपके ऊपर 11,200 रुपए हैं। लेकिन क्या बताओ, मैसर सन एंड कंपनी अपना बंदा है? नहीं, मालिक थोड़ी है, बाहर वाला है। बाहर वाले को क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। तो हम लाइबिलिटी में मैसर्स सन एंड कंपनी लिख लेंगे और हम कहेंगे हमारे ऊपर 11,200 का इसका उधार है। आप कहोगे सर क्या और नाम नहीं लिख सकते, बहुत बड़ा है। मैंने कहा ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी जगह क्रेडिटर लिख लो। तो जिससे भी उधार खरीदा जाता है उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। तो आपने 11,200 रुपए क्रेडिटर के नाम से लिख दिए, मैटर सोल्व। अब क्या करना है? बस अब 3 ही तो ट्रांजैक्शन थी, तो अब हम कर देंगे लास्ट इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन का मतलब खत्म करना। हमारे पास कैश 40,500 है, बैंक में पैसा 4,500 है, हमने 11,200 रुपए का स्टॉक ले लिया, 11,200 रुपए की लाइबिलिटी भी हो गई हमारे ऊपर और मालिक के 45,000 रुपीज है। अभी भी आप इन दोनों का टोटल और इनका टोटल करके देखोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? मैच हो जाएगा, जैसे 56,200 और 56,200। बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आपको पसंद आया? बहुत बढ़िया। आप कहोगे एक ही क्वेश्चन, मैंने कहा मैं तो बच्चों पूरी लिस्ट लेकर आया हूं, मैं तो आपकी टीएस ग्रेवाल के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज वाली वीडियो में नहीं।
इस वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तो देखो मैंने कितनी सारी स्लाइडों में क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगा रखे हैं, सब मैं आपको इन्हीं क्लासों में करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमें थोड़ा सा प्यार देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए मैंने देखो पहले ही बहुत तेज हूं मैंने पार्ट ए लिख रखा था। मैंने कहा अगर बच्चों ने और पढ़ना चाहा मुझसे तो पार्ट बी सी डी सब आएगा इस चैप्टर का, और नहीं पढ़ना चाहा तो कोई बात नहीं भैया, अपना जैसे जहां जैसा चल रहा अपना गुजारा वैसा तो कर ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो मजाक की बात बहुत हो गई, मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। आपको पसंद आई वो वीडियो तो जरूर कमेंट ड्रॉप करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा प्रयास। ठीक है जी, हम जल्द मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।